नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ऐसे एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, द हिंदू, पीआईबी में जो आर्टिकल पब्लिश हुए, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज व अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें रिलेवेंट हैं। ऐसे एमसीक्यू की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, साथ ही उनका स्टैटिक पार्ट भी देखते हैं। आज कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं हम बात करते हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में या भारतीय ग्रे वुल्फ के बारे में, कि हाल में दिल्ली के किस क्षेत्र में ये देखा गया है। तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं: हौज खास, सुल्तानपुर, पल्ला, यमुना जैव विविधता उद्यान। इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, पल्ला यहाँ पे। तो भारतीय जो ग्रे वुल्फ कैनिस लेपस पेलिपस जिसे कहा जाता है, वो दिल्ली में देखा गया है, दिल्ली के पल्ला क्षेत्र में। ये रेयर है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये पाया नहीं जाता है। ये शुष्क या ड्राई सेमीडाइड एरिया में पाई जाती है और इसका मिलना जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें आईयूसीएन स्टेटस की, तो इसका स्टेटस है लिस्ट कंसर्न है। और आपको पता है कि भारत में, भारत या विश्व के अंतर्गत जो भी जीव या पादप हैं उनको लेके आईयूसीएन एक संस्था है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। वो बताती है कि किस कैटेगरी को, ये जानवर को कौन सी कैटेगरी यहाँ पे दी जानी है और उसके संरक्षण की कितनी आवश्यकता है। तो अगर इसका नेचुरल हैबिटेट देखें तो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, यूरोप में व मध्य एशिया में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। व्हाट माइलस्टोन डिड द पारसा पास फास्ट एंड कैंटे बेसिन पीईकेबे कोल माइन इन छत्तीसगढ़ अचीव। तो पीईकेबे जो कोयला खदान है उसने कौन सा लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त किया है, जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो लक्ष्य है, ये ऐसा प्राप्त हुआ है कि इसने क्या किया, ये राज्य का पहला एक ऐसा कोयला खदान बना है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है छत्तीसगढ़ में। और अगर हम बात करें, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है और 9 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की मदद से पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला कोयला खदान बन गया है। अगर हम बात करें पूरे देश में 2023 में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो कोयला उत्पादन है 378.2 बिलियन टन है, जो 2023 का डाटा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सोलर प्लांट से अगर चलेगा तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, जो कार्बन इमिशन है, वो यहाँ पर कम होगा। ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं जो भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के जो लक्ष्य है उनको यहाँ पर साबित किया जा सकेगा, उनकी दिशा में कार्य किया जा सकेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में आयोजित एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। आज मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिख रखा है जिससे ये और कम टाइम आपका लगे यहाँ पर। तो देखिए, अभी एससीओ के बारे में अगर हम देखें, इसका जो समिट होने वाला है चाइना में होने वाला है और इसमें रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह यहाँ पे भाग लेने वाले हैं, जिसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल। अगर हम बात करें एससीओ के बारे में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। अब भारत इसका फाउंडर मेंबर नहीं है, तो इंडिया इज ए नॉट फाउंडर मेंबर ऑफ एससीओ। इंडिया फाउंडर मेंबर नहीं है। तो ये लिख के आप यहाँ पे काट सकते हैं, जिससे आपको कभी ऐसा स्टेटमेंट बनता है कि इंडिया फाउंडर मेंबर ऑफ एससीओ, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं इसके, चीन है, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तुर्कमेनिस्तान दे सकता है, नहीं है, किर्गिस्तान है, रशिया है, भारत है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत पाकिस्तान जो है 2017 में इसका पार्ट बने हैं। और अभी एक तरह से अगर आप देखें तो जो पूर्वी एशियाई देश हैं और एशियाई देश हैं उनका बहुत बड़ा संगठन है यहाँ पे। इसका आतंकवादी रोधी निकाय एक रैट्स है, जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। अगले प्रश्न की तरफ देख बढ़ेंगे और हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मैप है इसमें ईरान को भी जोड़ा गया था 2023 में। ठीक है, तो ईरान भी इसका एक मेंबर है, तो आप यहाँ पे इसके इसके सदस्य यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बात करें, अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, कि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है एएसआई है, उसके द्वारा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था यहाँ पर, जिसका पर्पज यहाँ पे क्या था। इसका पर्पज ये था यहाँ पे कि फोस्टर इंटरनेशनल कोलाबोरेशन एंड डेसिफरमेंट, डिकोडिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो इंडस स्क्रिप्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, जिसे हम बात करें ब्यूस्ट ऑफ फ्रेदन जो लिपि बोला जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात है कि उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। इस तरह से कुछ ऐसा चीज़ बने, एआई या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके जिससे ऐसी स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे डिकोड किया जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसको इस्टेब्लिश तो बहुत पहले कर दिया गया था, कनिंघम के टाइम पर 1861 में।
कनिंघम जिन्हें पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, पुरातत्व विभाग की उस टाइम पे स्थापना हुई थी और उसका पर्पज़ ये था कि भारत के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करना, उन पे आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसको कंडक्ट करवाना और जो हिस्ट्री है उसका भारत का पता लगाना। बाद में आप देखेंगे 1912 के आसपास इसी के जो चीफ बनते हैं मार्शल बनते हैं और मार्शल की अध्यक्षता में, मार्शल की देखरेख में यहाँ पर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की जो खुदाई होती है शुरू होती है। और हड़प्पा की जो खुदाई होती है वो किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, यहाँ पे दयाराम साहनी के नेतृत्व में होती है और मोहनजोदड़ो की खुदाई यहाँ पे आर डी बनर्जी या राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में होती है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तब से लेके काम कर रहा है, भारत की हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, ये हिस्टोरिकल जो पॉइंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत पार्ट है और अभी भी ये कर रहा है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इसे AMASR एक्ट 1958 के तहत जो भारत की जो कल्चरल साइट है उसको प्रिजर्व करने, सुरक्षित करने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार, तो आप देखेंगे जो भारत का अगर ये मैप है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक देखा जाता है। इसका विस्तार बेसिकली त्रिभुज आकार में देखा जाता है, जहाँ उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थल है दायमाबाद, पूरब में इसका सबसे बड़ा स्थल है आलमगीरपुर या प्रमुख स्थल आलमगीरपुर मेन स्थल है, और पश्चिम में इसका स्थल सुतकांगीडोर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार यहाँ पे 16 लाख वर्ग किलोमीटर में दिखाई देता है। बहुत सारी साइट है इसके, हम वो जो हिस्ट्री का पार्ट है वहाँ पे हम देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे बात कर रहा है कि रोहतक हरियाणा में आयोजित छठवीं UMAI राष्ट्रीय मुआ थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते? तो ये बेसिकली वैसे तो सिर्फ CGPC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 35 पदक जीते। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है व्हाट इज द वन की रीजन फॉर फेल्टरिंग ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स। तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग में कमी का एक मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे कमजोर निर्यात बाजार व आयातक देशों में नीतिगत देरी। इस वजह से अगर हम देखें तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की जो मांग में कमी एक मुख्य कारण बनी हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर आप बात करें 2022-23 से ही सरकार ने इस पर लगातार यहाँ पे काम शुरू कर दिया था और लगभग 19,000 करोड़ के आसपास का बजट यहाँ पे सरकार ने एलोकेट किया था ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। लक्ष्य यह था 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन जो ग्रीन हाउस गैस इसको उत्सर्जन करना, ग्रीन हाउस गैस सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन गैस को बनाना, जिससे जो भारत की ऊर्जा संबंधी जो आपूर्ति, ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही जो हरित ऊर्जा का विस्तार भी और निर्यात भी यहाँ पे किया जा सके, ऐसा सरकार का लक्ष्य था। आपको पता है कि 2070 में भारत सरकार का लक्ष्य जीरो कार्बन, और जीरो कार्बन की दिशा में अगर हम बात करें इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं ग्रीन जो एनर्जी है उसको यहाँ पे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, इस संबंध में यहाँ पे बात है। और ये लक्ष्य किस टारगेट के अंतर्गत लिया गया, तो ग्लासगो में समिट हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में समिट हुआ था। मोदी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ पे उन्होंने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था। और उस पंचामृत कॉन्सेप्ट में मोदी जी ने बताया था कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक 500 गीगावाट जो हमारी एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे जनरेट करने का प्रयास करेंगे और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल, न्यूट्रल। इसकी यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे बात की थी, ये आपका आपको यहाँ पे याद रखना है। और ग्लासगो में किस चीज़ का समिट हुआ था? तो UNFCCC का समिट हुआ, FCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का समिट हुआ था, जिसको 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसके दौरान यहाँ पे जो कन्वेंशन निकल के आई थी जलवायु परिवर्तन को लेके उसको। और उसमें दो प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट है, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है और दूसरा पेरिस क्लाइमेट चेंज या पेरिस जो जलवायु परिवर्तन समझौता है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 हुआ था और पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे हाल ही में जो IIT दिल्ली को कौन सा यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानना है। तो देखिए एक संस्था है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो विश्व की जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी उनकी रैंकिंग यहाँ पे निकालती है, जो यूके बेस्ड संस्था है। और यह काम ये 1990 से कर रही है, 1990 में बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था, काम ये 2004 से कर रही है, 2004 से कर रही है। और उसने बताया कि पहली बार जो IIT दिल्ली है ना वो भारत में जो भी यूनिवर्सिटी उनमें प्रथम स्थान पर है, और भारत में जो यूनिवर्सिटी उसमें द्वितीय स्थान पर IIT बॉम्बे है, जिसको इसने बताया। इसके अलावा IIT के साथ साथ ISC को भी रैंकिंग देती है। 8 वर्ष में पहली बार यहाँ पे ऐसा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ये पहली बार ऐसे हो कि जो IIT दिल्ली उसे ISC जो बेंगलोर है उसको भी पीछे छोड़ा है और अपना स्थान यहाँ पे सुनिश्चित किया है। तो 8 वर्षों में पहली बार भारतीय संस्थाओं में शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं मैग्ना कार्टा आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई द मैग्ना कार्टा इज रिलेवेंट या सिग्निफिकेंस इन करंट सिनेरियो। सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी सी, इट लेड फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट इसका लेड यहाँ पे कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए व्हाट इज द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है कि मैग्ना कार्टा एक तरह का रूल ऑफ लॉ सेट है, रूल ऑफ लॉ का, जो यह बात करता है 1215 में। यहाँ पे आप देखेंगे 1215 में बात हुई कि अब क्या है कि राजा के द्वारा सारी बातों को नहीं माना जाएगा, कानून सबसे ऊपर होगा, रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर होगा। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होगी, न्याय संबंधी प्रक्रिया होगी, वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत होगी। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे की पहली बार 1215 में। अब इस रूल ऑफ लॉ को आप देखेंगे, जो भारतीय संविधान है या जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का, उसका यहाँ पे आधार है। किसी भी देश का जो संविधान है वह क्या कहता है, एक तरह से जो संविधान होता है एक लॉ होता है, और सारे देश का संचालन लॉ के द्वारा होता है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है। तो वहां से जो मैग्ना कार्टा निकल के सामने है, तो आज भी आप देखें भारतीय संविधान में विश्व के जो भी संविधान बने उसको यहाँ पे एक आधार प्रदान करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसमें संवैधानिक कानूनी अधिकारों की नींव रखी यहाँ पे। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बात कर रहे हैं, न्यू ग्रीन इंडिया मिशन रोड मैप का मुख्य पर्पज या मुख्य एलिमेंट क्या है, यहाँ पे क्या इसका है? तो देखिए ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मिशन में क्या किया गया कि 5 मिलियन हेक्टर न्यू जो फॉरेस्ट उसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें क्या किया जा सके, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको बढ़ाया जा सके। अर्थात देखिए पेड़ पौधों की अपनी क्षमता होती है कि इसको कार्बन को सोखने की, कार्बन आच्छादन उसे बोला जाता है। सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है आच्छादन। तो कार्बन आच्छादन की यहाँ पे क्षमता होती है और इस क्षमता को बनाना है। और भारत का जो वन नीति है 1980, उसका भी यहाँ पे लक्ष्य है वन नीति का, कि भारत की जो एक एक तिहाई जो जमीन है, एक तिहाई भूमि है, उसमें क्या किया जाए, वनीकरण किया जाए। भारत के यहाँ पे पर्पज है। इसके संबंध में कई सारी नीति भी सरकार ने बनाई है। तो इसका यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन भी एक तरह का रोड मैप है, जो क्या करेगा, वन आधारित जलवायु शमन रणनीतियों को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, सिंधु लिपि को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ा पर्पज क्या है? एक तो क्या, द्विभाषीय अभिलेखों की कमी और बहुत संक्षिप्त चिन्ह, लैक ऑफ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन एंड वेरी ब्रीफ सिंबल। देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हर एक जो अ, चिन्ह है वो किसी न किसी पूरे सेंटेंस को बताता है। सपोज करिए मैंने आपको बोला जाके पानी लेके आओ, तो ये अब ऐसे उसको मैंने सिंबल बना दिया। तो इस सिंबल का मतलब क्या होगा, पानी लेके आना। तो मतलब बहुत कम उसके वर्ड्स हैं, बहुत कम उसके अक्षर हैं, लेकिन उसको डिकोड किया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका एक अर्थ नहीं निकला। अपने आप में एक तरह से सेंटेंस है, ऐसा नहीं रिसर्च में सामने आया था। हालांकि एस आर राव एक वैज्ञानिक है। एस आर राव वैज्ञानिक है जो इतिहासकार हैं बेसिकली। अगर आप देखें, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने इस लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे यहाँ पे ब्यूस्टोफेदन लिपि बोला जाता है। ब्यूस्टोफेदन लिपि बोला जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आईवीसी के बारे में अगर आपको पता है, होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये पहले जो क्वेश्चन मिला था उसके उसमें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, जो प्रश्न क्रमांक 11 बात कर रहा है, भारत में विच यूरोपियन पोर्ट्स हैज इंडिया एंगेज विद टू फैसिलिटेट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए किन यूरोपीय बंदरगाहों के साथ साझेदारी की जा रही है? तो रॉटरडम और एंटवर्प। रॉटरडम के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में है। और एंटवर्प के बारे में बात करिए कहाँ? बेल्जियम में है। बेल्जियम में। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे वो बनाने के लिए इन बंदरगाहों के साथ या पोर्ट्स के साथ क्या किया जा रहा है, एग्रीमेंट या समझौता किया जा रहा है, जिससे जो ग्रीन हाइड्रोजन इसके उत्पादन जो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको ग्लोबल जो मार्केट उसमें एक्सेस दिलाई जा सके। ठीक है, ये भारत का यहाँ पे पर्पस है। नीदरलैंड के बारे में बात करते हैं, नीदरलैंड जिसे डच भी कहा जाता है। और ये भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो यहाँ पे डचों का भी आगमन हुआ था। इसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद अंग्रेज जो कंपनी स्थापित, उसके बाद डच कंपनी स्थापित हुई थी। तो ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 12, IASST इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अध्ययन किए गए किस पौधे में टाइप 2 डायबिटीज प्रबंधन के संभावित लाभ दिखाई दिए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुबूल, ल्यूकेकेना, ल्यूकोफाला, इसमें क्या दिखाई दिए हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं। और ये किसने अध्ययन किया? IIST गुवाहाटी। तो ये है कहाँ लोकेशन, IIST की इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना कहाँ है, गुवाहाटी, असम। ठीक है, इसमें यहाँ पे बात हुई कि पौधे में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए जो टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसके उपचार में यहाँ पे कारगर हो सकते हैं। इस पौधे के अर्क में ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये ऑक्सीडेटिव जो तनाव उसको कम करता है। ये यहाँ पे बात हुई रही है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर बात कर रहा है, वेयर डिड सिक्योरिटी फोर्सेस इनकाउंटर माओइस्ट ड्यूरिंग एंटी नक्सल ऑपरेशन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे ये नक्सलियों की मुठभेड़ किस स्थान पर हुई है? इसका सही आंसर होगा इंद्रावती नेशनल पार्क में। अब इंद्रावती नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ की बीजापुर जिले में है, वहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ है, जो नक्सलियों को यहाँ पे मारा गया है। यह जो नेशनल पार्क है 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया और 1983 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ठीक है,
अगर हम बात करें, इस लोकेशन देख लेते हैं, तो ये आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 2001 में अलग हुआ था, 1 नवंबर 2001 को, 1 नवंबर 2001 को यहाँ पे अलग हुआ था छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो कुछ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में भी है उसका भी पार्ट है, जैसे अचानकमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी, यहाँ पे भी है। इसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क बाउंड्री में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है उसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उसे संजय डोगरी टाइगर प्रोजेक्ट भी माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। वहीं अमरकंटक बात करें तो अनूपपुर जिले में पड़ता है। उसके अलावा इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर आप देखेंगे ये किससे सीमा बनाता है, महाराष्ट्र से सीमा बनाता है ये इंद्रावती। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि यह जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। जहाँ पे ये मध्य प्रदेश बालाघाट रीजन पड़ जाता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र का रीजन, और छत्तीसगढ़ का रीजन, क्योंकि यहाँ पे भागना आसान होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब इसके अलावा कुछ और लोकेशन, जैसे कांगेर घाटी नेशनल पार्क, यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर में यहाँ पर स्थित है। इसके बारे में आपने देखा, ये लोकेशन आपने देखी इंदा जो नेशनल पार्क है, और यहाँ पे इसमें मैप ये दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें बात कर रहा बफर एरिया, कोर एरिया, तो जो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो होता है, जो टाइगर प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें बफर एरिया होता है, कोर एरिया भी होता है, जहाँ पे कोर एरिया में बेसिकली कोई आवाजाही नहीं होती, ना ही यहाँ पे कोई बसावट का सुविधा यहाँ पे होती है, जानवरों के लिए खासतौर पर प्रोटेक्टेड होता है। ये चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया। अगला प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। इंद्रावती नेशनल पार्क रिसीव टाइगर रिजर्व स्टेटस इन विच ईयर? तो 1983 में इंद्रावती नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 15 बात कर रहा है मुआ थाई, जो एक पारंपरिक थाई खेल है। इसको अंगों की कला, जिसे नोन आर्ट ऑफ लिम्स बोला जाता है। इसमें कितने अंगों की कला होती है? 8 अंगों के द्वारा खेला जाती है। थाईलैंड का एक, अगर देखें, मार्शल आर्ट फॉर्म है, आर्ट ऑफ 8 लिम्स जिसे कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इसको फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुआ थाई का संबंध कहाँ से, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से है, जापान से है। ठीक है। कलारी पैट्टू वगैरह के बारे में आपने देखा होगा, जो केरल में आयोजित किया जाता है। और विद्युत जामबाल भी संबंधित, तो इस तरह बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म है जो भारत में ही पाए जाते हैं। नितिन सिंघानिया बुक में भी आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 16, पीईकेबी, पारसा ईस्ट कांता बासिन जो कोल है, सौर ऊर्जा एकीकरण के कारण 25 वर्षों में अनुमानित कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 लाख टन जो CO2 इमिशन होने वाला था, उसको यहाँ पे कमी होने का प्रावधान यहाँ पर है। और ये है कहाँ, ये है कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सी जी। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ भारत की कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत अपने पास हिस्सा रखता है? तो 16% हिस्सा छत्तीसगढ़ के पास है यहाँ पे। झारखंड देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा भंडार कहाँ? छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कहाँ है? झारखंड में, उसके बाद कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, ये कोयला भंडार है। कोयले के बारे में देखिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, है ना। अब पिट, 4 टाइप के कोयले बेसिकली आपको देखे जाते हैं, सब बिटुमिनस और पिट, 4 कोयले यहाँ पे देखे जाते हैं, जिसमें जो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाँ, ये लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोयले की जो मेजर कोल रीजन यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर रीजन आ जाता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, झारखंड का भी कुछ रीजन यहाँ पे आ जाता है। ये कोल बेल्ट यहाँ पे कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो ये गोंडवाना लैंड के जो कोल एरियाज हैं, इसके अलावा लिग्नाइट, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये वाला एरिया, इसके अलावा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कोल रिजर्व के माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 बात कर रहे हैं, भारत ने 113 किलोमीटर अंतः बेसिन नहर की योजना बना रहा है। इंटर बेसिन कैनल ट्रांसफर वाटर फ्रॉम विच रिवर टू रावी व्यास सतलज सिस्टम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? चिनाब होगा। अगर हम बात करें, भारत में चिनाब नदी से पानी को ब्यास सतलज बेसिन में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब चिनाब बेसिन के बारे में देखा, थोड़ा सा यहाँ पे मैप देखना जरूरी हो जाता है। इसका मैप हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको बना लेते हैं। इंडस वैली जो रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा जानना यहाँ पे जरूरी है। तो इंडस नदी ये निकलती है, इसको बोला जाता है सिंधु नदी। यहाँ पे बोला जाता है कि क्या नदी? सिंधु नदी या इंडस रिवर, इसको बोला जाता है। इसमें बेरीनांग जो लेक है, यहाँ से निकलती है। बेरीनांग निकलती है, जिसको बोला जाता है क्या? झेलम। झेलम नदी निकलती है कहाँ? बेरीनांग से। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे चिनाब, चिनाब रिवर ये झेलम में जाके मिल जाती है, इसको क्या बोला जाता है? चिनाब बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यास रिवर है, और यहाँ पर सतलज, ये दोनों जाके फिर यहाँ पे किस में मिल जाती है? रावी में मिल जाती है। ये रावी रिवर हो गई, ये यहाँ पर आपकी कौन सी नदी की? ब्यास हुई, सतलज हुई, और ये सारी नदी जाके कहाँ मिल जाती हैं? तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? इसके सतलज मानी जाती है। यहाँ पे सतलज मिलेगी, यहाँ पे रावी मिलेगी, और रावी में ही झेलम मिल जाती है। ठीक है, तो रावी यहाँ पे, और यहाँ पर सतलज। ठीक है, तो इंडस नदी निकलती है, उसमें जो झेलम नदी मिलती है, सबसे पहले अगर आप देखें, झेलम और जो चिनाब आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद रावी मिल जाती है, इन दोनों में, झेलम चिनाब में रावी आके मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे सतलज भी मिल जाती है।
18 प्रश्न हो गया। प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पे बात करिए आप, लोकेशन यहाँ पे इसकी देख सकते हैं। जो प्रपोज इंटर ट्रांसफर बेसिन है रिवर लिंक का, यहाँ पे क्या पर्पज है इसमें? पर्पज बेसिकली क्या है कि ब्यास सतलज बेसिन से चिनाब से पानी को ब्यास सतलज बेसिन में डालना। तो चिनाब का जो पानी है इसको कहाँ पे डालना? ब्यास और सतलज में। ठीक है, तो ये बेसिकली एरिया को जोड़ने की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19, चिनाब नदी में अंतः बेसिन जल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम की नदियों का अतिरिक्त जल भारत में उपयोग होना चाहिए, अन्यथा पाकिस्तान में बह जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू यहाँ पे प्रावधान था कि नदियों का पानी 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। और उसी प्रावधान था कि भारत की कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा और कुछ नदियों का पानी भारत को मिलेगा। तो सिंधु झेलम चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता है और रावी ब्यास सतलज का पानी भारत को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पे बात कर रहा है कि आईएएसटी शोधकर्ताओं ने कुछ विषैली वनस्पतियों के बारे में विरोधाभासी पैराडॉक्सियल खोज की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी। इसमें विषाक्तता के बावजूद औषधीय तत्व होते हैं। तो ये यहाँ पे बात की है, खासतौर पर जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उससे संबंधित कुछ अच्छे एलिमेंट्स, गुड एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे खोज हुई है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।